ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रिव्यू करेंगे, उसके बाद हमें इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है और हमारा टास्क है बाइनरी क्लासिफिकेशन, और हमारे पास एक सैंपल आया और हम उस सैंपल का लॉस लिखेंगे। तो अब हम एक सैंपल कंसिडर करेंगे। और उसका लॉस लिखेंगे। तो कहते हैं लॉस एल डैश, उसको हम लिखेंगे इक्वल टू माइनस वाई आई लॉग ऑफ, और ये नेचुरल लॉग है, वाई आई कैप माइनस 1 माइनस वाई आई लॉग ऑफ 1 माइनस वाई आई कैप। अब यहाँ पर वाई आई क्या है? वाई आई हमारा है ट्रू क्लास लेवल। तो अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है और हम कह रहे हैं हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक है हमारी क्लास 1 और दूसरी है क्लास 0। तो क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग वाई आई होगा 1 और क्लास 0 के करस्पॉन्डिंग वाई आई होगा 0। इसको हम कहते हैं क्लास लेवल कहते हैं, टारगेट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, वाई आई कैप क्या है? ये हमारी है प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी। ठीक, और इसको हम कैसे लिखते हैं? अगर आपको याद होगा, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। और हम उसे क्या कहेंगे? हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं? वाई आई इक्वल टू 1, लेकिन किसको देख के? हमारे पास फीचर वेक्टर है एक्स आई, हमारे पास पैरामीटर हैं जो हमें लर्न करने हैं, उनको यूज़ करते हुए, और पैरामीटर में हमारे पास एक बायस टर्म भी है, उनको यूज़ करते हुए हम इसे प्रिडिक्ट करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपको याद होगा ये एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? 1/1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी, वेयर दिस इज द ट्रू क्लास लेवल ऑफ ith सैंपल। ये हमारा आई जो हमने सबस्क्रिप्ट लगाया है, ये सैंपल नंबर बता रहा है। तो हो सकता है आपके पास आई इज इक्वल टू 1 to n सैंपल्स थे। आपके फीचर्स कितने थे? आपने कहा मेरे पास फीचर वेक्टर है एक्स आई, जो कैसे बना है? x1 x2 टू xp, इसका मतलब मेरे पास p क्रॉस 1 का फीचर वेक्टर है। और अब आप कहेंगे पैरामीटर क्या लर्न करने हैं? मेरे पास थीटा क्या है? थीटा में मेरे पैरामीटर्स हैं थीटा 1 थीटा 2 टिल थीटा p, ये मेरे पैरामीटर हैं। और अब मेरी एक्स आई ट्रांसपोज थीटा क्या है? ये कुछ नहीं है, इनर प्रोडक्ट है किस किस का? एक्स आई और थीटा का। उसको हम कैसे लिखेंगे? वो हमारा है, और b एक बायस टर्म भी है, प्लस b, तो ये क्या होगा? b प्लस एक्स आई 1 थीटा 1 प्लस एक्स आई 2 थीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस एक्स आई p थीटा p। ये आपको याद होगा, हमने ये सब लिखा था। ठीक है, तो अब जब हमारे पास इस तरह से हमने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, तो अब लॉस जो है हमारा, हम लॉस को कैसे समझें? तो हमने कहा लॉस मेरा है एल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई आई लॉग ऑफ वाई आई कैप माइनस 1 माइनस वाई आई लॉग ऑफ 1 माइनस वाई आई कैप। अब समझते हैं, सपोज करिए कि आपका जो सैंपल था वो क्लास 1 का था, वाई आई 1 था, तो क्या होगा? ये टर्म तो सेकंड तो 0 हो जाएगी, तो इसका सेकंड टर्म 0 हो गई। अब वाई आई 1 है तो मेरे पास रह गया माइनस लॉग ऑफ वाई आई कैप। और अगर मेरा वाई आई 0 है, इफ़ वाई आई इज इक्वल टू 0, तो मेरा पहला टर्म 0 हो जाएगा, मेरे पास सेकेंड टर्म में 1 माइनस वाई आई 1 हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस
वाई आई कैप। अब इसको फर्दर समझते हैं। वाई आई तो मेरा ट्रू लेबल था और वाई आई कैप मेरी प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी थी। तो अब अगर मेरा लेटस से मेरे पास जो सैंपल था उसका लेबल था 1, गिवन सैंपल लेबल हमारे पास है उसका 1। अब क्या हुआ, लेकिन मेरी जो वाई आई कैप है वो भी मेरी टेंड कर रही है 1 की तरफ, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, वाई आई कैप की वैल्यू करेगी, रेंज करेगी 0 to 1 के बीच में। सपोज करो मेरा सैंपल का लेबल 1 है, वाई आई कैप भी 1 की तरफ जा रही है या 1 है, तो मेरा माइनस लॉग ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। तो हम क्या पाते हैं, एल डैश क्या होगा, एल डैश विल ऑल्सो टेंड टू 0 इफ वाई आई कैप टेंड्स टू 1 एंड ट्रू लेबल वाई आई इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल ठीक है, मेरा जो प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी है वो भी क्लास 1 को इंडिकेट कर रही है और मेरा ट्रू लेबल भी 1 है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, मतलब इफ वाई आई कैप टेंड्स टू 0 एंड वाई आई इज इक्वल टू 1, अब क्या होगा, अब होगा मेरा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई आई कैप, जो कि मेरा वाई आई कैप इज टेंडिंग टू 0, सो माइनस लॉग वाई आई कैप, ये क्वांटिटी जो होगी ये टेंड करेगी इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल डैश विल टेंड टू इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक है, मेरा ट्रू लेबल 1 था लेकिन मेरा प्रिडिक्टेड उल्टा जा रहा है, तो मेरा लॉस बढ़ जाएगा। तो ये होता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, जिसमें हम लॉस को आराम से समझ सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने एग्जाम्पल लिया होता है एक सैम्पल का जो कि क्लास 0 को बिलोंग करता है, तब भी मैं इस तरीके से लिखती, तो मैं पाती कि अगर उसने प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी भी उसकी क्लास 0 को इंडिकेट कर रही है तो मेरा लॉस 0 की तरफ जाता, मेरी प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी क्लास 1 को इंडिकेट कर रही है तो मेरा लॉस इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर जाता। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से इस लॉस को समझ पाते हैं। अब हम इसको पिक्टोरियली देखते हैं कि ये पिक्टोरियली क्या बता रहा है। तो अगर मैंने एल डैश को लिखा, अब सपोज करो कि मेरा लेबल, तो अगर मेरा लेबल इफ वाई आई इज इक्वल टू 1 है तो मेरा लॉस की कौन सी टर्म कंट्रीब्यूट कर रही है, मेरे लॉस में कंट्रीब्यूट कर रही है माइनस लॉग ऑफ वाई आई कैप। अगर मेरा ट्रू लेबल वाई आई इक्वल टू 0 है तो मेरे को लॉस कौन सी क्वांटिटी कंट्रीब्यूट कर रही है, वो मेरी कर रही है माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई आई कैप। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को समझते हैं। तो एक्सप्रेशंस क्या हैं, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये एक्सप्रेशन है माइनस लॉग ऑफ, और ये क्या था आपको याद है, 1 प्लस ई रेज टू द पावर, जो हमने पिछले स्लाइड में भी लिखा, एक्स ट्रांसपोज थीटा प्लस बी। ये क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस दिस एक्सप्रेशन, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो जाएगा थीटा माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी। ये हमारे दो एक्सप्रेशन हैं। अब हम पहले ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो अगर मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखा और उसको सिंप्लीफाई किया तो इसको प्लॉट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन हमारा बनेगा। और अब मैंने इसको क्या किया, एक एक्सप्रेशन तो बनेगा मेरा राइट, स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें, ठीक है। और ये तो मैंने लीनियर अप्रॉक्सीमेशन खींच दिया, ठीक है। और अब मैं इसके साथ ही जो एक्चुअल फंक्शन है वो मेरा कुछ ऐसे जा रहा है, वो तो एक्सपोनेंशियल है, आप देख रहे हैं उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है। ये मेरा लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है और ये मेरा एक्चुअल माइनस लॉग वाई आई कैप है। इसी तरह अगर मैं दूसरे को बनाऊं, दूसरा भी मेरा कुछ इसी तरह बनेगा,
ये मेरा क्रॉस करेगा 3 पर। दोबारा मैं बनाती हूँ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब मेरा बनेगा इस तरीके से। ये है मेरा लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, लीनियर जाएगा, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, और ये मेरा है एक्सपोनेंशियल। So this is corresponding to minus log of 1 minus y cap। तो अब आप इसको देख पा रहे हैं, ये मेरे एक्सप्रेशंस हैं। तो अब जब हम लीनियर एसवीएम पे जाते हैं तो हम एक्चुअली इस लीनियर अप्रॉक्सीमेशन को देखते हैं और उससे हम काम करते हैं। हाँ, तो अब हम इसको आगे समझेंगे। अब हम दोबारा अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमारा लॉस क्या था? हमने लिखा था लॉस L डैश थीटा इज इक्वल टू ईटा ए थीटा प्लस आर थीटा। ठीक है, ए थीटा में मेरे C1 और C0 इन्वॉल्व हैं और आर थीटा मेरी रेगुलराइजेशन टर्म है। अब हम इसको देखते हैं। मैंने कहा केस 1। केस 1 में हमने कहा कि भाई अज्यूम ईटा इज़ वेरी लार्ज। अब ये तो हाइपर पैरामीटर है ना, हमें चूज़ करना है। हमने कहा लेट अस से ईटा इज़ वेरी लार्ज। ईटा लार्ज होगा, अब मुझे एल डैश को तो लॉस है, टोटल लॉस को तो मुझे मिनिमम रखना है। ईटा लार्ज का मतलब क्या है? दैट वी आर पेइंग मोर अटेंशन। हम ज़्यादा अटेंशन किस पे डाल रहे हैं? हम ज़्यादा अटेंशन डाल रहे हैं ए थीटा पे। हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर ईटा लार्ज है और मुझे एल डैश को क्या करना है? एल डैश को मुझे लो रखना है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ए थीटा जो होगा वो ज़ीरो की तरफ टेंड होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो की तरफ टेंड होगा तब तो मेरा, क्योंकि ईटा काफ़ी लार्ज है, तब तो मेरा टोटल लॉस कम की तरफ रहेगा। लेकिन अगर ए थीटा बढ़ेगा, थोड़ा भी बढ़ेगा, तो ईटा बहुत ज़्यादा है तो एकदम लॉस एकदम ब्लोट कर जाएगा, आपका एकदम बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? अगर मैंने ईटा को लार्ज रखा तो इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि मेरा ए थीटा टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए। और आइडियल सिनेरियो क्या है? आइडियल सिनेरियो तो ये है कि भाई मेरा ए थीटा ज़ीरो ही हो जाए। तो अब आप क्या कहते हैं कि अब आपका अगर ए थीटा ज़ीरो हो गया, कि आपने कहा कि भाई मैंने तो ए थीटा को ज़ीरो कर दिया, इस तरीके से मैंने ऑप्टिमाइज़ किया, क्योंकि यही बेस्ट सिनेरियो है जब मैं उसको लॉस को मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, सो देन इफ़ दैट हैपन्स, देन इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर, जब भी मेरा y मेरा 1 है, तब मेरा xi ट्रांसपोज थीटा प्लस b जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी मेरा ए थीटा ज़ीरो होगा। ये हमने पीछे की उसमें देखा है। एंड इफ़ व्हेनेवर मेरा yi इक्वल टू ज़ीरो है, तब मेरा xi ट्रांसपोज थीटा प्लस b लेस दैन इक्वल टू -1 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मेरा ए थीटा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो और अगर ये हुआ तो हम कहेंगे इफ़ दिस हैपन्स, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ मेरा एल डैश क्या हुआ, टोटल थीटा क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं, मेरा तो वो हो गया हाफ ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू पी जे इज इक्वल टू 1 टू पी थीटा जे स्क्वायर, यही हुआ। और हमें क्या करना है? इसे मिनिमाइज करना है ओवर थीटा। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया सच दैट, लेकिन कंडीशन भी है क्योंकि मेरा ए थीटा तो मैं ज़ीरो कर रही हूँ ना उस सिनेरियो में, सच दैट xi ट्रांसपोज थीटा प्लस b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इफ़ yi इक्वल टू 1 और xi ट्रांसपोज थीटा प्लस b इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 अगर मेरा yi इक्वल टू 0 है। अब मैं इसको पूरे को एक ही इक्वेशन में भी एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। कैसे? ये सच दैट की कंडीशन जो है, ये जो कंस्ट्रेंट है, इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मैंने कहा मैं इसको एक ही इक्वेशन में एब्जॉर्ब करती हूँ और मैं ये कहती हूँ, मैं इसको लिख दूँ yi xi ट्रांसपोज थीटा प्लस b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। कब मैं इसको कंबाइन कर सकती हूँ? इफ़ क्लास 1
के लिए मेरा yi इक्वल टू 1 है और मेरा क्लास 0 के लिए मेरा yi इक्वल टू, मैं उसे 0 की बजाय -1 कह दूँ। अगर मैं फॉर क्लास 0 yi को 0 की बजाय -1 कह दूँ तो इस पूरे कंस्ट्रेंट को हम इस तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अब मेरा लॉस क्या बना, हमने कहा मिनिमाइज एल डैश थीटा, और वो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये सच दैट अ कंस्ट्रेंट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, वो कंस्ट्रेंट एक सेटिस्फाई करना होगा और वो हमारा है दैट दिस कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। अगर ये होता है तो हम इसे कहते हैं हार्ड मार्जिन क्लासीफायर। हार्ड मार्जिन क्लासीफायर, क्योंकि हमने एक बिल्ड कर दिया है कि भाई ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, तो वो हार्ड मार्जिन क्लासीफायर आपने बना दिया। एंड ये हार्ड मार्जिन क्लासीफायर, अब लेकिन हम पहले इसको विजुलाइज भी करेंगे कि भाई इस सब का मतलब हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब उसको समझते हैं। तो लेकिन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या बनी हार्ड मार्जिन क्लासीफायर के लिए, तो एसवीएम में हम कहते हैं हार्ड मार्जिन क्लासीफायर है हमारा, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ए फॉर अ हार्ड मार्जिन क्लासीफायर वो क्या होगी, उसको हम कहेंगे मिनिमाइज हमारा थीटा हाफ ऑफ समेशन j इज इक्वल टू 1 to p थीटा j स्क्वेयर सच दैट मेरा yi xi ट्रांसपोज थीटा प्लस b इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ये मेरी ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन गई। ठीक है, फॉर ऑल, और ये कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई होगी, फॉर ऑल ट्रेनिंग सैम्पल्स। ट्रेनिंग सैम्पल्स हमने चूज़ किए थे n नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल। अब इसको हम विजुलाइज करते हैं। ठीक है, विजुलाइजेशन हमें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि फिर हम प्रॉब्लम को बिल्कुल फ्रीज हो जाती है हमारे दिमाग में। तो अब मैं अज्यूम करती हूँ दैट p मेरा 2 है। इसका मतलब मेरा जो फीचर स्पेस है, फीचर स्पेस जो है वो 2 डायमेंशनल है। ये तो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, मानते हैं कि मेरे 2 फीचर्स हैं, एक को मैं कह रही हूँ x1 और दूसरे को मैंने कह दिया x2। अब इस डायग्राम को तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे एक क्लास के सैम्पल्स इधर हैं, और आप याद है हम बात कर रहे हैं लीनियर एसवीएम की, तो हमारी जो डिसीजन बाउंड्री है वो लीनियरली सेपरेट करेगी दोनों क्लासेस के सैम्पल्स को। ठीक है, और ये मेरे दूसरी क्लास के सैम्पल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे 2 क्लास के सैम्पल्स हैं, प्लस हम सपोज कहते हैं क्लास 0, और उसका लेबल क्या है, हमने लिखा है, लिया है -1। इससे हम कह रहे हैं ये है मेरी क्लास 1 और इसका लेबल मैंने लिया है 1। तो ये 2 हैं, और अब मैं इसमें लीनियर सेपरेबल डिसीजन बाउंड्री बनाएंगे। तो अगर ये एसवीएम लीनियर एसवीएम है तो लार्जेस्ट मार्जिन क्लासीफायर बनेगा। अब आप ध्यान दीजिए कि सपोज करो कि मैं एक बाउंड्री ऐसे डालती हूँ, एक ऐसे बाउंड्री डालती हूँ। ठीक है, और मैं कहती हूँ इस लाइन से मैंने इसे सेपरेट किया। अब आप बता सकते हैं कि मेरा डिसीजन बाउंड्री के क्लोजेस्ट, अगर मैं हर क्लास का सैंपल देखूं तो मेरा कितना डिस्टेंस है, एक तो ये डिस्टेंस आया और एक ये डिस्टेंस आया। ये दोनों सैंपल, ये क्लास 1 का और ये क्लास 0 का, क्लास 0 का और क्लास 1 का। तो इतनी सेपरेबिलिटी है मेरे दोनों क्लासेस के बीच में। लेकिन जो एसवीएम है वो ये कहता है कि भाई डिसीजन बाउंड्री मुझे इस तरह की लर्न करनी है कि दोनों क्लासेस के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन हो जाए। तो अब मैं दूसरी तरह से वो ड्रॉप करती हूँ। सपोज़ करिए कि अब मैंने डिसीजन बाउंड्री मैंने कुछ लाइंस पहले मैं ड्रॉ करूँगी। मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, ठीक है, फिर मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, और अब मैंने कहा इन दोनों के बीच में ये मेरी डिसीजन बाउंड्री जा रही है यूनिफॉर्मली। अब आप देखिए, अब की बार मेरी जो सेपरेबिलिटी है वो इतनी हो गई, ये उससे कहीं ज़्यादा है, और डिसीजन बाउंड्री मेरी क्या है, ये है। तो
लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये हमें क्या पता लग रहा है, जो थीटा वेक्टर है वो मेरा वो इस डिसीजन बाउंड्री के परपेंडिकुलर है। तो ये जो डायरेक्शन है ये मेरी थीटा की डायरेक्शन है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम ये डिसीजन ब्लैक वाली डिसीजन बाउंड्री लर्न करना चाहते हैं, ना कि ये रेड वाली डिसीजन बाउंड्री। ये हम L0 लर्न कर पाएंगे जब हम कहते हैं हमने लीनियर SVM बनाया और वो मैक्सिमम मार्जिन दोनों क्लासेस के बीच में बिल्ड करेगा। जो ये पॉइंट्स हमारे सैम्पल पॉइंट्स इस बाउंड्री पे लाई करेंगे, इसको मैं कहूँगी L1, इसको कहूँगी L-1। जो L1 पे लाई करेंगे क्लास 1 के, उनको कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स फॉर क्लास 1। जो L-1 पे बिलोंग करेंगे उसको हम कहेंगे सपोर्ट वेक्टर्स फॉर क्लास 0। तो हमारे पास सपोर्ट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर, ये सपोर्ट वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये भी सपोर्ट वेक्टर कहलाएंगे। साथ में L0 कौन सी लाइन है? L0 वो लाइन है जहाँ पर कि मेरा XI ट्रांसपोज थीटा प्लस B 0 हो जाएगा। और मेरा L1 क्या है? L1 वो है जहाँ पर XI ट्रांसपोज थीटा प्लस B इक्वल टू 1 और L-1 वो है XI ट्रांसपोज थीटा प्लस B इज इक्वल टू -1। तो जब आप हार्ड मार्जिन क्लासीफायर लर्न कर रहे हैं तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि भाई जो भी मेरा सैंपल इस L1 के पीछे होगा, क्लास 1 के सैंपल सारे L1 या उसके आगे होंगे, क्लास 0 के सैंपल सारे L-1 या यहाँ होंगे। ठीक है, क्लास 0 के सैंपल सारे यहाँ हैं, क्लास 1 के सैंपल्स यहाँ हैं और दोनों के बीच में मार्जिन बिल्ड है। तो अगर तो आपने इसको स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दिया अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, तो अब देखते हैं उसका चैलेंज भी क्या है। अगर मैंने इसको स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दिया और हार्ड मार्जिन क्लासीफायर बना लिया, तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये ऐसा हो जाना चाहिए कि मेरा डेटा जो है लीनियरली सेपरेबल, ट्रेनिंग डेटा भी लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए। सपोज़ करो कि मेरे ट्रेनिंग डेटा में एक सैंपल यहाँ आ गया, तो मैं इसको बिल्ड ही नहीं कर पाऊँगी। या मेरा ट्रेनिंग डेटा इस तरीके से है x1 x2 पैरामीटर स्पेस में कि वो लीनियरली सेपरेबल ही नहीं है, तो मैं हार्ड मार्जिन क्लासीफायर नहीं बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने सपोज़ करिए कि मेरा ये वाला सिनेरियो था कि मैं हार्ड मार्जिन क्लासीफायर बिल्ड तो कर लिया, मैंने ट्रेनिंग डेटा पे बिल्ड कर लिया, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि वो बिल्कुल हार्ड मार्जिन क्लासीफायर है, तो हो सकता है जब मेरे टेस्ट डेटा आए तो मेरे टेस्ट डेटा के कुछ सैम्पल्स अगर इधर उधर आने लगे तो थोड़ी सी हमारे को दिक्कत हो जाएगी, उस पर एरर थ्रो करने लगेगा। ठीक है ना। बट द आइडिया, टोटल हम आइडिया कहते हैं लीनियर SVM में, इट्स अ लार्ज मार्जिन क्लासीफायर जो कोशिश करता है कि मैक्सिमम सेपरेबिलिटी दोनों क्लासेस के बीच में बिल्ड कर दे। इस लाइन को L0 को हम कहते हैं डिसीजन बाउंड्री। और मार्जिन क्या है? मार्जिन ये है फॉर क्लास 1, क्योंकि अब हम ये कह रहे हैं कि मेरा सैंपल टेस्ट में तो कोई सैंपल मेरा इस मार्जिन में भी आ सकता है। जो भी चीज़ मेरी इससे ऊपर होगी टेस्ट के समय हम उसे कह देंगे, जो L0 के परे होगी उसको हम टेस्ट में कह देंगे कि ये क्लास 1 है, जो इधर होगी उसको हम कह देंगे क्लास 0 है। तो हमने इतना मार्जिन भी बिल्ड किया है जिसके बीच में हम एरर टॉलरेट कर पाएंगे। मतलब कि ट्रेनिंग के समय तो वो वहाँ पर कोई सैंपल नहीं था, लेकिन टेस्ट के समय के लिए हमने एक मार्जिन भी बिल्ड कर दिया जिसको हम हैंडल कर पाएंगे, जिसमें भी हमारी थोड़ी सी एक कंडीशन बिल्ड हो गई कि हम अच्छे से सैंपल्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इसको अब शॉर्ट में मैं यहाँ पर इसको FI भी कह दूँगी। ठीक है ना। तो मेरा FI फंक्शन है, सो आई कैन से FI किस चीज़ का F, या फिर मैं इसको लिखती हूँ, मैं इसे दोबारा लिखती हूँ। तो मैंने इसको कहा कि मेरे पास F XI थीटा, ये जो फंक्शन है ये मेरा XI ट्रांसपोज थीटा प्लस B, ये जो फंक्शन है, तो मेरा F इज़ इक्वल टू 0। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरा, और अगर एक सैंपल है इसी को मैं कह दूँगी FI, तो मेरा FI इक्वल टू 0 है, FI इक्वल टू 1 है, और इस लाइन पे FI इक्वल टू -1 है। तो इसको हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन भी कहते हैं, या फिर मैं सिंपली कहूँगी डिसीजन बाउंड्री या मेरा डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन भी है ये, क्योंकि यही हमें हेल्प कर रहा है
डिस्क्रिमिनेट करने में, दो क्लासेस के सैम्पल्स को डिस्क्रिमिनेट करने में। तो अब हमने इस डायग्राम में क्या देखा कि जो मेरा ये 2 डायमेंशनल मैंने फीचर स्पेस बनाया था, और 2 डायमेंशनल फीचर स्पेस जब है तो मेरा जो डिसीजन बाउंड्री है वो एक लाइन है। तो अब हमें इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे ताकि हमें याद रहे। और दूसरा हमने क्या पाया कि जो मेरा पैरामीटर वेक्टर थीटा है, तो हमने ये कहा कि मेरा पैरामीटर वेक्टर थीटा इज़ एक्चुअली ये इस डिसीजन बाउंड्री के परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए डिसीजन बाउंड्री मेरी ये जा रही है L0, और मेरा पैरामीटर वेक्टर जो थीटा है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ linearly separable classifier हमने f xi थीटा हमने लिखा, और वो हमने क्या बनाया, वो हमने कहा कि इट इज़ एक्चुअली दिस, राइट। और 2D में क्या होगा, इन 2D फीचर स्पेस ये हमारा डिसीजन बाउंड्री इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तभी ये लीनियरली सेपरेबल क्लासीफायर हम कह रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और थीटा इस हमारा परपेंडिकुलर है किसके, आपके थीटा परपेंडिकुलर है टू द डिसीजन बाउंड्री, ये भी हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा हमने क्या कहा, और ये थीटा ही है हमारा जिसको हम कहते हैं कि भाई ये पैरामीटर वेक्टर है, इसका अलग नाम भी कह सकते हो, आप इसे कहोगे वेट वेक्टर है जिसको हमें लर्न करना है, तो आप कुछ भी नाम इसको इस तरह के कुछ नाम देते हैं। अगर 3D स्पेस होगा, अगर 3D फीचर स्पेस होगा, तो हम क्या पाएंगे कि मेरा जो डिसीजन होगा वो होगा प्लेन होगा, प्लेन। सो डिसीजन बाउंड्री जो होगी वो एक्चुअली एक प्लेन होगा, ठीक है। इन जनरल हम ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपर प्लेन। किसी भी एक, इन जनरल का मतलब है एक जनरल n डायमेंशनल या p डायमेंशनल स्पेस में, फॉर अ p डायमेंशनल स्पेस, है ना, हमने p फीचर्स हम कंसिडर करते आ रहे हैं, p डायमेंशनल स्पेस में इट इज़ कॉल्ड अ हाइपर प्लेन। और इसकी डिमेंशन होगी, डिमेंशन ऑफ दिस हाइपर प्लेन इज 1 लेस देन फीचर्स स्पेस डिमेंशन। यही हमने देखा ना, 2D फीचर स्पेस है तो स्ट्रेट लाइन है, 3D है तो प्लेन है, इसका मतलब इस हाइपर प्लेन की तो हम इसे हाइपर प्लेन कह सकते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल है फीचर स्पेस, 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, हम कहेंगे एक लीनियर हाइपर प्लेन है हमारा जो कि दोनों क्लासेस को सेपरेट कर रहा है। तो ये पार्ट हमें समझ में आ गया। और अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम वो थीटा लर्न कर लें ट्रेनिंग डेटा से, ताकि जब वो अनसीन सैम्पल्स हमारे पास आएँ तो हम उसको क्लियरली सेपरेट कर पाएँ। यही हमारा टास्क है और यही हमारा गोल है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा करती हूँ, अब हम अगर पीछे का डायग्राम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, अब हम इसे दोबारा थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम को। तो मैंने कुछ इस तरीके से डाली लाइनें, एक ये है और एक मेरी ये है, तो ये ज़रा स्ट्रेट तो जाती नहीं है, यही एक चैलेंज है। तो ये L0 थी, ये L1 थी, ये L-1 थी, कुछ सैम्पल्स हैं हमारे यहाँ पर, कुछ सैम्पल्स हैं हमारे राइट यहाँ पर, ये मेरा थीटा है, थीटा की डायरेक्शन है। अब हम ये हमने देखा L1 पे क्या है, L0 पे क्या है, ये हमने अभी बना ही लिया है, और L-1 पे क्या है, ठीक है। अब हम एक बार
अगर कोई मेरा पॉइंट है सपोज़ करो जो कि मेरे एग्जैक्टली अगर मैं L0 को देखूं तो L0 क्या है यहाँ पर मेरा, और इसी को हम कह रहे हैं Fi, है ना। तो यहाँ पर Fi 0 है, इस पे मेरा Fi 1 है और इस पे मेरा Fi -1 है, ठीक है। तो अब अगर हम किसी पॉइंट को देखें जो लाइन L0 पे लाई करता है, तो अगर L0 पे लाई करता है तो ये जो डिस्टेंस है इसको लेटर से हम कहते हैं T, और अगर कोई भी पॉइंट L1 पे लाई करता है उसका अगर हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डालेंगे तो पॉइंट तो ये है, ये मेरा x है, ये मेरा xi है, ये मेरा प्रोजेक्शन है इस पॉइंट का। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस मेरा है d, ठीक है। सो d माइनस t ये क्या है, ये हमारा मार्जिन है, ठीक है ना। अब हम इसको एग्जैक्टली मार्जिन को की वैल्यू हम निकालने की, मैथमेटिकल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या है, फॉर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो कि विच पॉइंट x0 लेटर से विच लाइज ऑन, जो कि हमारे L0 पे लाई करता है, उसके लिए हम क्या पाते हैं, उसके लिए हमारा क्या है xi x0, मैं इसको 0 सैंपल कह रही हूँ, तो हुआ मेरा x0 ट्रांसपोज थीटा प्लस b इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ मेरा, x0 ट्रांसपोज थीटा इज इक्वल टू माइनस b। अब लेकिन मेरे को उसका प्रोजेक्शन भी देखना है कि मैं उसको कैसे देखूं। तो अब क्या है, मैंने कुछ डायग्राम इस तरह का बनाया है, ये मेरी थीटा की डायरेक्शन है, ये मेरा एक x0 पॉइंट था, उसको मैंने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, तो ये मेरा x0 वेक्टर है, ठीक है। इसको मैंने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, इसको हम कह रहे हैं t। अब आपको पता है कि ये प्रोजेक्शन कैसे निकलेगी, तो ये, और अगर ये एंगल मेरा फाई है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं एक तरीके से इनर प्रोडक्ट देख रही हूँ x0 का थीटा के साथ। ये मेरा क्या देगा, ये मेरा देगा x0 थीटा कॉस फाई, और इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज, ये क्या है x0 ट्रांसपोज थीटा इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x0 कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये मेरा t है, तो इसका मतलब मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोजेक्शन है, इसको मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ, और ये मेरा t है। तो मेरा t क्या आया, मेरा t आया x0 ट्रांसपोज थीटा डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ थीटा, राइट। ये मेरा आ गया माई डिस्टेंस t, लेकिन हमने ऊपर देखा x0 ट्रांसपोज थीटा इज इक्वल टू माइनस b, तो इसका मतलब t क्या है, t है डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय थीटा। b हमारी बायस टर्म थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट कर लिया। अगर कोई सैंपल मेरा, इसी तरह कोई सैंपल मेरा यहाँ पर है जो L1 लाइन पे लाई करता है, तो ये होगा मेरा एनी सैंपल x, ठीक है। ये जब इसका प्रोजेक्शन करेंगे, ये हमारा है d जो हमने ऊपर बताया, सैंपल ये लाई करता है ऑन L1, ये सब लाई करते हैं लाइज ऑन L0, ठीक है ना। तो अब मेरे को d निकालना है, तो मैं दोबारा देखती हूँ, तो उस लाइन L1 पे क्या है, लाइन L1 पे हम कह रहे हैं xi ट्रांसपोज थीटा प्लस b इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको जब हम लिखेंगे तो अब हम कहेंगे ये तो ये आ गया ना, तो इसका मतलब है थीटा, लेकिन हाँ ये हमारी इक्वेशन है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन क्या है। तो प्रोजेक्शन अगर मैं पीछे जाके देखूं तो प्रोजेक्शन मेरा क्या है, प्रोजेक्शन है मेरा
उसका थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, है ना। तो डी के लिए भी क्या होगा, डी विल बी इक्वल टू कि ये मेरा पॉइंट लाई करता है L1 लाइन पे, थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ये मेरा डी का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, दिस इज़ वन पार्ट, और साथ में फॉर एनी पॉइंट लाइंग ऑन L1, जो L1 पे लाई करेगा उसके लिए D कितना होगा, वही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो होगा हमारा xi ट्रांसपोज थीटा डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ थीटा, ठीक। D माइनस टी क्या होगा, xi ट्रांसपोज थीटा, t तो हमने पीछे निकाला है और हमने क्या पाया है, t क्या है हमारा माइनस बी बाय थीटा। तो अब हम उसको लिख देते हैं माइनस ऑफ माइनस बी बाय थीटा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस बी डिवाइडेड बाय थीटा। लेकिन ये देखिए कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है L1 पे, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये आ गया 1/थीटा। और ये क्या है, ये हमारा मार्जिन है। ये मार्जिन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन L0 एंड L1। तो इसका मतलब क्या है कि हम लीनियर एसवीएम में इस मार्जिन को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि हमारा पैरामीटर वेक्टर है उसके नॉर्म पे डिपेंड करता है, और इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मार्जिन। इसको ज्योमेट्रिक मार्जिन भी कहा जाता है। तो अब हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिक मार्जिन का कॉन्सेप्ट देखा और हमने क्या पाया कि हमारा मार्जिन जो है ज्योमेट्रिक मार्जिन बिटवीन L0 एंड L1 वो हमारा कितना है 1/थीटा नॉर्म। तो अगर मेरा थीटा पैरामीटर्स मेरे बड़े होंगे और थीटा नॉर्म मेरा ज़्यादा होगा तो मार्जिन मेरा छोटा हो जाएगा, और अगर थीटा मेरा छोटा होगा तो मेरा मार्जिन बड़ा हो जाएगा। बट द मार्जिन इज़ ऑलवेज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और ये आपका 1/थीटा नॉर्म के बराबर है। तो हमने अब क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा एक हार्ड मार्जिन क्लासिफायर का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास इनिशियली हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो ऑप्टिमाइजेशन, एसवीएम के लिए ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन हमारा था मिनिमाइज थीटा नॉर्म सच दैट, हमारे पास दो टर्म थी आर थीटा रेगुलराइजेशन प्लस ईटा ए थीटा। हमने केस 1 कंसिडर किया जिसमें हमने कहा कि ईटा इज़ वेरी लार्ज, और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कि ए थीटा शुड बी इक्वल टू 0, और उसके केस में हमने हार्ड मार्जिन क्लासिफायर डिफाइन किया। और हमारा हार्ड मार्जिन क्लासिफायर क्या निकल के आया, हमने कहा मिनिमाइज़ करिए थीटा को, जिसमें कि आर थीटा हमारा L2 नॉर्म था, हाफ ऑफ नॉर्म ऑफ थीटा स्क्वायर, राइट, सच दैट ए थीटा इक्वल टू 0। और हमने ए थीटा को क्या लिया था, अगर हमें याद हो तो हमने कहा कि YI XI ट्रांसपोज थीटा प्लस बी, ये क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगी, जिसमें कि क्लास 0 जो है वो हमने लेबल की YI इक्वल टू -1 से, क्लास 1 हमने लेबल की YI इक्वल टू 1 से। B हमारा बायस है, थीटा हमारा पैरामीटर वेक्टर है। हमने इस कंडीशन को बिल्ड करते हुए हार्ड मार्जिन क्लासिफायर डिफाइन कर दिए। ये हमने केस 1 लिया था। अब हमारा केस 2 होगा जिसमें हम कहेंगे ईटा इज़ नॉट वेरी लार्ज, और हम अब इसको दोबारा अपने लॉस फंक्शन को देखेंगे जो हमने कहा था L' थीटा है। तो अब मेरा जो लॉस है वी कैन ऑल्सो से कि अभी भी हमें यही मिनिमाइज़ करना है,
लेकिन अब हम उसको दोबारा लिख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, मिनिमाइज़ करिए थीटा को, क्या टर्म, हाफ ऑफ नॉर्म ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस ईटा। हमारे टोटल ट्रेनिंग सैम्पल्स क्या थे, ए थीटा टोटल लॉस था, तो ये हमारा जो कंडीशन थी वाई फॉर ऑल आई, ये हमारी थी फॉर ऑल आई, और आई कितने थे 1 to n, तो ये होगा i इज़ इक्वल टू 1 to n, हम सारे उस पर कंसिडर करेंगे। और अब हम कहेंगे कि ये क्या क्वांटिटी है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्स ऑफ 0 कॉमा, और इसको मैं लिख दूँ 1 माइनस वाई आई। अब इसको आप ज़रा थोड़ा सा दोबारा ध्यान से हमें देखना होगा। तो अब अगर इसको हम इस टर्म को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा ए थीटा कब ज़ीरो होगा, जब मेरी ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगी। जब ये क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो ये 1 माइनस ये पूरी क्वांटिटी जो है ये नेगेटिव हो जाएगी। जब ये नेगेटिव है तो मेरा लॉस ज़ीरो होना चाहिए, इसलिए मैक्स ऑफ 0 कॉमा नेगेटिव नंबर मेरा आ जाएगा 0। लेकिन अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब वाई आई एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी ये हमारा लेस देन 1 है, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारे लॉस में इंक्लूड हो जाएगी। तो हम इस क्वांटिटी को अब हम लेबल करेंगे। अब हम डिफ़ाइन करते हैं स्लैक वेरिएबल, और स्लैक वेरिएबल को हम कहते हैं ज़ीटा आई, और स्लैक वेरिएबल को हम कहेंगे इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस वाई आई एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी। तो क्या है, अब हम दोबारा अपने अगर डायग्राम को देखें तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से था। हमारे पास 3 लाइनें थीं, ये हमारा बीच में L0 था, L1 था और L-1 था। हमारे पॉजिटिव क्लास के सैंपल्स थे, हमारे नेगेटिव क्लास के सैंपल्स थे, ठीक। कुछ इस पे भी लाई करते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। ये हमारी डिसीजन बाउंड्री थी। अब हम इस क्वांटिटी को लिखते हैं ज़ीटा आई को, और ज़ीटा आई को हम लिख रहे हैं 1 माइनस वाई आई एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी। अब आप समझिए कि ये मेरे क्लास 1 थी के सैंपल्स यहाँ हैं, क्लास 0 के सैंपल्स मेरे यहाँ हैं। अगर मैं क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग वाई आई मेरा 1 है और क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं, ये लाइन वो है जिस पे इस लाइन पर एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी इक्वल टू ये हमारा क्या है 1, वाई आई मेरा 1 है, एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो मेरा 1 माइनस ये क्वांटिटी ज़ीटा आई 0 हो गई। तो क्लास 1 के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर या इस लाइन पर ज़ीटा आई 0 है। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँगी तो ज़ीटा आई मेरा हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी तो मेरी 0 है, तो 1 माइनस दिस क्वांटिटी 1 हो जाएगी। तो ये ज़ीटा आई हमारा L0 के बीच, L0 और L1 के बीच में, एंड L1 फॉर क्लास 1 ज़ीटा आई मेरा क्या है, लाइंग बिटवीन 0 to 1। एट L0 ज़ीटा आई इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊँगी तो मेरा ज़ीटा आई इज़ ग्रेटर दैन 1 अगर कोई सैंपल यहाँ है, और इस रीजन में ज़ीटा आई इज़ लेस दैन 0। तो अब हम क्या पाते हैं, हम इसको डिफरेंट रीजन्स डिफ़ाइन कर देते हैं। ऐसा कहते हैं ये R1 रीजन है, L1 जो लाइन है उसको हम कह देते हैं R2, इस रीजन को हम कह देते हैं R3, और इसको हम कह देते हैं R4। R1 रीजन में हमने क्या पाया,
ज़ीटा आई लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब क्या है, हमारा इस पूरे रीजन में क्लास 1 के सैम्पल्स है और वो क्लास 1 ही कह रहा है। करेक्ट क्लासिफिकेशन, और करेक्ट क्लासिफिकेशन में एरर हमारी 0 हो जाएगी ए थीटा में। इसीलिए अगर आप पीछे देखें तो जब वो ज़ीटा आई जब नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी ज़ीटा आई है, तो मैं इसको दोबारा लेबल करती हूँ। तो ये जो मेरी क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज़, ये ज़ीटा आई है। तो ज़ीटा आई जब मेरा नेगेटिव होगा तो मैक्स ऑफ 0 कॉमा नेगेटिव नंबर इज़ 0, और मेरा ये लॉस इंक्लूड ही नहीं होगा, इसमें कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। करेक्ट क्लासिफिकेशन में कोई लॉस होना भी नहीं चाहिए। अब मेरा R2 रीजन क्या है, मेरी L0 L1 लाइन, L1 लाइन पे क्या है, ज़ीटा आई इक्वल टू 0, तब भी हमारा करेक्ट क्लासिफिकेशन है। R3 रीजन क्या है हमारा, बिटवीन L0 एंड L1, उसमें क्या है, ज़ीटा आई कितना है, बिटवीन 0 to 1, और ये भी हमारे को करेक्ट क्लासिफिकेशन देगी क्योंकि डिसीजन बाउंड्री तो मेरी L0 है। R4 में क्या है, R4 रीजन वो है जो बियॉन्ड L0 है, इसमें क्या है, ज़ीटा आई इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पर हमारी होगी मिस क्लासिफिकेशन। ठीक, तो हमारे पास कुछ मार्जिन भी है, और जैसे ही ज़ीटा आई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तब हमारी एरर बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर मिस क्लासिफिकेशन। ये करेक्ट क्लासिफिकेशन तो होगी, लेकिन इसको हम कहेंगे मार्जिन वायलेशन हो रही है। मार्जिन वायलेशन भी हम चाहेंगे ना हो, मार्जिन वायलेट हो रहा है, लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन हमारी करेक्ट होगी, लेकिन ज़ीटा आई ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारी मिस क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो केस 2 में अब हम ये कह रहे हैं कि केस 2 में हम अगर पूरा कंसिडर करें तो हम अब इस तरह से हम अपना ये वाला लॉस हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हमने आर थीटा और ईटा ए थीटा दोनों इंक्लूड कर लिए, और अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम इस तरह इस फंक्शन को हम ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों है, इसको हम कहेंगे सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर भी है, लेकिन हम इसको क्यों बिल्ड करना चाहते हैं। अगर तो मैंने इस कंडीशन से कहा तो ये हार्ड मार्जिन क्लासीफायर था, जब हमने स्लैक वेरिएबल यूज़ कर लिए तो हम कहेंगे सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर है। हार्ड मार्जिन क्लासीफायर की क्या लिमिटेशन है कि आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली कंडीशन मीट होनी चाहिए, अगर आपका एक भी सैंपल इधर है ट्रेनिंग डेटा में तो मीट नहीं होगा, या वो मार्जिन को बहुत छोटा कर देगा, वायलेट करने लगेगा, या अगर आपका लीनियरली सेपरेबल डेटा नहीं है तो भी आप इस क्लासीफायर को बनाने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए अब हम सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर पे चले जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये जो हमारा हाइपर पैरामीटर है ईटा, इसको भी हम मॉडरेट रखेंगे और इस तरह एडजस्ट करेंगे कि हम आर थीटा और ए थीटा दोनों को मिनिमाइज़ कर रहे हैं यूजिंग दीज स्लैक वेरिएबल्स। तो अब हमारा ये टास्क है कि हम स्लैक वेरिएबल को यूज़ करते हुए एक सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर का फंक्शन बिल्ड करें। तो अब हम इसको अपने फंक्शन को देखेंगे। तो SVM, अब हम बात करेंगे प्राइमल फॉर्मुलेशन और डुअल फॉर्मुलेशन। सॉल्विंग दिस लॉस फंक्शन जो कि हमने पीछे लिखा, जो कि सॉफ्ट मार्जिन का है, यूजिंग प्राइमल एंड द डुअल। सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड हम दोनों को ही कर सकते हैं यूजिंग प्राइमल एंड डुअल। तो आप पहले जेनेरिक फॉर्म देखेंगे और फिर देखेंगे प्राइमल और डुअल में हम कैसे काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि SVM प्राइमल फॉर्मुलेशन क्या है। तो हम इसको कहेंगे प्राइमल फॉर्मुलेशन, जिसमें हम कह रहे हैं कि मिनिमाइज़ करेंगे, हमारा लॉस फंक्शन है ये, और वो हम कह रहे हैं थीटा के ऊपर मिनिमाइज़ करें, हाफ ऑफ नॉर्म ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस ईटा टाइम्स आई इज़ इक्वल टू 1 to n, क्योंकि मेरे n ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं, मैक्स ऑफ 0, ईटा आई। ईटा आईज मेरे क्या है, स्लैक वेरिएबल्स। तो अब लेकिन इसमें क्या क्या अननोन है, इसमें एक्चुअली ईटा भी अननोन है। तो अब ये फंक्शन हो गया है मेरा, इसको मैं बजाय ये लिखने के एल डैश थीटा है, क्योंकि हाइपर पैरामीटर भी तो हमें पता ही करना है कि हमें उसको क्या रखना है, तो हमने इसको कह दिया कि भाई ये तो नहीं, इसको अभी ऐसे नहीं लिखते हम, इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं।
अब हम इसका डुअल फॉर्मुलेशन करेंगे, SVM डुअल फॉर्मुलेशन। तो चैलेंज हमारे पास ऊपर क्या है कि ईटा क्या होना चाहिए जिससे कि हम उसे सॉल्व करें इस पूरे को, और क्या हाइपर पैरामीटर लें, हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो अब हम डुअल फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। डुअल फॉर्मुलेशन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेग्रांजियन मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक तो ये टर्म हमें मिनिमाइज़ करनी है और एक हमें ये टर्म मिनिमाइज़ करनी है फॉर एवरी सैम्पल। हर सैम्पल के लिए मेरे पास मैक्स 0, ज़ीटा आई है और मुझे हर सैम्पल के लिए उसे मिनिमाइज़ करनी है। जब मैंने टोटल लॉस लिखा तो मैंने सारे सैम्पल्स का टोटल लॉस इंक्लूड कर लिया। जब हम लेग्रांजियन मल्टीप्लायर का उसको सॉल्व करेंगे तो अब हम यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स और भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हम इसको लिखेंगे, ये कुछ फंक्शन बन गया मेरा, एक ईटा वेक्टर भी है और इसको हम लिखेंगे कि मिनिमाइज़ करेंगे थीटा के ऊपर। पहली टर्म रेगुलराइजेशन की तो वैसे ही है मेरी L2 नॉर्म की, लेकिन साथ में अब हमने कहा कि हर सैंपल के साथ एक लेग्रांजियन मल्टीप्लायर है ईटा आई, हर सैंपल के लॉस के साथ एक लेग्रांजियन मल्टीप्लायर है ईटा आई, और ये हमने अब फंक्शन बना दिया जहाँ पर कि मेरा ईटा आईज आर ग्रेटर दैन 0। ये मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी आप कह सकते हैं, ये मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अब मेरे को ईटा वेक्टर जो है वो भी निकालना है, विच इज़ ईटा 1 टिल ईटा n। मुझे ये भी निकालना है, मुझे थीटा भी निकालना है जो कि है थीटा 1 टू थीटा p, ये पैरामीटर भी निकालने हैं। इन दोनों को मुझे अब सॉल्व करना है ताकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ। और ज़ीटा आई क्या है, ज़ीटा आई तभी किक इन होगा अगर वो पॉजिटिव है, अदरवाइज तो लॉस 0 है। तो आप एक तरीके से और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। आप कहेंगे ठीक है, अगर वो लॉस में कब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, अगर ज़ीटा आई पॉजिटिव होगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कह देते हैं कि भाई मेरा तो लॉस जो है आई इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई, and we say zeta I for this. We formulate this as our loss that we would like to minimize. तो यहाँ पर हमने माना zeta I is greater than equal to 0, तो वो स्लैक वेरिएबल तब होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास हमारे पास 2 सेट्स हैं पैरामीटर्स के जो हमें निकालने हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसे आराम से डिफरेंशिएट करके 0 कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट में ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे और हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा। तो हम पहले उसको देखते हैं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे कि अब हमें ईटा आई कैसे निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, विल कंप्यूट डेल्टा ऑफ एल डैश, थीटा और ईटा पर है, लेकिन हम इसे कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम ये डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे और फिर जो सॉल्यूशन आएगा थीटा का उसे वापस डाल देंगे और देखेंगे कि अब हम ईटास को कैसे, हम अपने इस लॉस फंक्शन को कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम जब इसको डेरिवेटिव लेंगे इसका और इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कि हमें हमारा फंक्शन क्या है एल डैश। अब हमें दोबारा थीटा की टर्म्स में भी पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये है हमारा, इसको हम थीटा ट्रांसपोज थीटा भी लिख सकते हैं नॉर्म 2 को, प्लस समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n। अब हमारा क्या है ईटा आई, और हमारा वो जो दूसरी टर्म ज़ीटा आई क्या है, ज़ीटा आई हमारा एक्चुअली है 1 माइनस थीटा प्लस बी इंटू वाई आई, ये हमारा ये है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं जो आसान है, थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक बार इस थीटा से डेरिवेटिव होगा, एक बार इससे होगा, दोनों बार एक ही रिजल्ट आएगा तो 2 टर्म्स आ जाएंगी, तो ये रह जाएगा थीटा। अब हम इसमें ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले पाएंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा i इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई, और यहाँ पर जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा आ जाएगा वाई आई एक्स आई।
अब हम इसको 0 इक्वेट कर देंगे। तो 0 इक्वेट करने का मतलब है कि थीटा हमारा आ गया ईटा आई वाई आई एक्स आई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है क्योंकि हम इसमें क्या पाते हैं कि वाई आई मेरा ith सैंपल का लेबल है, लेबल ऑफ ith सैंपल, और xi मेरा करस्पॉन्डिंग फीचर वेक्टर है। और ये हमारे पास n नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स थे। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा जो मुझे मिला ये वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन है मेरे पूरे ट्रेनिंग डेटा का। इस थ्योरम को हम कहते हैं रिप्रेजेंटर थ्योरम। ठीक है, थीटा हम इसको ये भी कह सकते हैं कैन ऑल्सो बी रिटन एज, यहाँ पर रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा। अब हमने थीटा तो निकाल लिया। अब अगर इस थीटा को हम वापस डाल देंगे एल डैश में तो थीटा ऑप्टिमम तो निकल आया, इसको हम कहेंगे थीटा स्टार। ठीक है ना। तो थीटा स्टार क्या है, जो मेरा ऑप्टिमल पैरामीटर वेक्टर है वो इस टर्म में आ गया, पूरे ट्रेनिंग डेटा का ही वेटेड लीनियर। लेकिन इसमें अभी भी अननोन है। अननोन्स क्या है, हमारे ईटा आई जो हमारे लेग्रांजियन मल्टीप्लायर थे वो अभी हमारे अननोन है। लेकिन अगर मैं इस थीटा स्टार को वापस अपने इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो वो सिर्फ फंक्शन ऑफ ईटा रह जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जी ईटा क्या है। जी ईटा क्या है कि मेरे को ये जो फंक्शन है ये हमारा है इन्फिमम ऑफ, हम थीटा के ऊपर एल डैश थीटा और ईटा का इन्फिमम में लीस्ट अपर बाउंड लें तो ये इन्फिमम अगर लें तो वो जी ईटा है। और जी ईटा क्या है, सच दैट जी ईटा क्या होगा, जी ईटा वेक्टर जी ईटा क्या होगा, विल बी लेस देन इक्वल टू सम पी स्टार। और पी स्टार क्या है, जहाँ पर हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, वेयर पी स्टार इज द एक्सेप्टेबल और मिनिमम कॉस्ट। जी ईटा ये जो है हमारा, ये हमारा कॉन्केव फंक्शन इन जी ईटा इज अ कॉन्केव फंक्शन इन ईटा। ये हमारा एक कॉन्केव फंक्शन है। अब हमारे को ये हम एल डैश थीटा ईटा में थीटा स्टार डाल देंगे, अब वो सिर्फ फंक्शन ऑफ ईटा रह जाएगा। अब हमें जी ईटा को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो एल डैश को हम मिनिमाइज़ कर रहे थे उसे निकालने के लिए। जी ईटा क्योंकि कुछ कॉन्वेक्स फंक्शन है इस तरह का और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस पी स्टार है जहाँ पर हमारी मिनिमम कॉस्ट है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना क्या है, हमें जी ईटा को मैक्सिमाइज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू ईटा। और जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे को ईटा भी दे देगा और वो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये अब हम डुअल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। तो डुअल फॉर्मुलेशन में जैसे ही अब हम थीटा को हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। प्राइमल फॉर्मुलेशन में हम थीटा निकाल रहे थे और हमारे पास ईटा का एक हाइपर पैरामीटर था। डुअल फॉर्मुलेशन में हम थीटा स्टार सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली जो फंक्शन आएगा जिसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना होगा वो जी ईटा होगा। और जी ईटा को हम मैक्सिमाइज़ करेंगे और उससे हम ईटा पैरामीटर्स निकालेंगे। तो प्राइमल में हम थीटा निकाल रहे थे ऑप्टिमाइजेशन लगा के और डुअल में हम ईटा निकालेंगे ऑप्टिमाइजेशन लगा के। पहले में प्राइमल में हम मिनिमाइज़ कर रहे थे अपने लॉस फंक्शन को, कॉस्ट फंक्शन को थीटा निकालने के लिए, और दूसरे डुअल फॉर्मुलेशन में हम मैक्सिमाइज़ करेंगे इस फंक्शन को अपने ईटा पैरामीटर्स निकालने के लिए। और ईटा भी अब हमारे पैरामीटर्स हो गए। अब ये हाइपर पैरामीटर्स नहीं है, ये पैरामीटर्स हैं क्योंकि मैं इनको कुछ भी चूज़ नहीं कर रहे हैं, अब हम इनको निकाल रहे हैं, हम इनको ऑप्टिमली इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमें ये इतना पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया। तो अब अगर मेरा, अब ये तो हमने
एक डुअल फॉर्मुलेशन लिखी, लेकिन हमारे पास हार्ड मार्जिन क्लासीफायर है और सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर है। अगर हमारा हार्ड मार्जिन क्लासीफायर होता तो हम क्या कहते, हमने केस 1 देखा था। हार्ड मार्जिन क्लासीफायर में हम क्या कह रहे हैं कि हमारी प्राइमल की फॉर्मुलेशन क्या थी? प्राइमल की फॉर्मुलेशन में हम ये कह रहे थे कि मिनिमाइज़ करो किस फंक्शन को, हाफ ऑफ थीटा ट्रांसपोज थीटा, सच दैट हमने कंडीशन डाली थी कि वाई आई एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n, सारे ट्रेनिंग सैम्पल्स के लिए। ये हमारा हार्ड मार्जिन क्लासीफायर था, मैं इसको ए करके लिख रही हूँ। अब अगर मैं इसी में अपना रिप्रेजेंटर थ्योरम से जो हमारा रिजल्ट आया, इसको इसमें डाल दें, तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मिनिमाइज़ करो थीटा को। अब हम वैल्यू डालेंगे, हाफ ऑफ थीटा क्या था हमारा, i इज़ इक्वल टू 1 to n, और क्या निकल के आया, ईटा आई वाई आई एक्स आई, इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय जे कर देते हैं इसको 1 to n ईटा जे वाई आई एक्स जे, ये है, ठीक है। सच दैट हमने कहा कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो क्या है, वाई आई यहाँ पर भी डालेंगे एक्स आई ट्रांसपोज, अब थीटा डालेंगे तो थीटा क्या है हमारा, थीटा हम लिखेंगे j इक्वल टू 1 to n, क्योंकि सेम वेरिएबल i और j अलग कर देंगे ताकि वो सारी चीज़ों को कवर करे, और ये हो जाएगा ईटा जे वाई जे एक्स जे वेक्टर प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। इन अदर वर्ड्स, इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके क्या लिख पाएंगे हम, i इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n, ईटा आई वाई आई तो सब स्केलर्स हैं, तो वो स्केलर्स तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, ईटा आई वाई आई, यहाँ से ईटा जे वाई जे, और क्या हो जाएगा एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे, ठीक। सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी है हमारी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये वाई आई मेरा अंदर चला जाएगा, एक्स आई भी, तो मैं उसको लिख सकती हूँ j इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा जे वाई जे एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। तो ये हमारी कंडीशन हो गई हार्ड मार्जिन की, ये हमारा था प्राइमल फॉर्मुलेशन, और ये हमारा हो गया डुअल फॉर्मुलेशन। जब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हमारा है डुअल फॉर्मुलेशन फॉर द हार्ड मार्जिन क्लासीफायर। अब हम देखेंगे कि लेकिन इसमें हम स्लैक वेरिएबल नहीं यूज़ किए हैं, तो हार्ड मार्जिन में आप देख सकते हैं कि कोई स्लैक वेरिएबल नहीं है, हमने एक्चुअली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और हम स्ट्रिक्ट कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं कि भाई सच दैट दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हम दूसरा देखते हैं कि जब हम सॉफ्ट मार्जिन बिल्ड किए, तो सॉफ्ट मार्जिन का भी हमने फॉर्मुलेशन किया था, ठीक है ना। तो बी क्या है हमारा, सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर, उसका भी अब हम डुअल फॉर्मुलेशन और प्राइमल फॉर्मुलेशन है। प्राइमल क्या है, प्राइमल हमने लिखा था कि प्राइमल है कि हम मिनिमाइज़ करेंगे ओवर थीटा, हाफ ऑफ थीटा ट्रांसपोज थीटा प्लस आई इज़ इक्वल टू 1 to n, ईटा बाहर है और हम कह रहे हैं मैक्स ऑफ 0, जीटा आई। ये तो था हमारा सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर का प्राइमल। डुअल में हम क्या करेंगे, डुअल में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह हमने जीटा आई भी कर दिया था। डुअल में अब हम थीटा स्टार को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जी ईटा को, उसको मैक्सिमाइज़ करना है। तब आपको डुअल में क्या करना है, आप कहेंगे मैक्सिमाइज ओवर थीटा व्हाट, जी ईटा, सॉरी राइट, जी ईटा डुअल में,
और हमने तब अब ईटा आईज हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, वेयर ईटा मेरा क्या है, ईटा 1, ईटा 2 टिल ईटा n, ये मेरे फॉर ऑल n सैम्पल्स हैं दिस। और इसको हम करेंगे, अब लिखेंगे मैक्सिमाइज ओवर थीटा। अब मेरे को उसमें थीटा स्टार सब्सटीट्यूट करना है, तो हमारा फंक्शन क्या था, पहले फंक्शन को लिखते हैं फिर उसको डालते हैं। तो मेरा एल डैश थीटा ईटा था, इसको हम लिखेंगे तो ये था हमारा थीटा ट्रांसपोज थीटा प्लस ईटा, उसके अंदर समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई ज़ीटा आई, हमने ये लिखा था। थीटा स्टार अब इसमें डालेंगे और थीटा स्टार इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने कहा ये हमारा क्या है, एक्स आई ट्रांसपोज थीटा प्लस बी वाई आई माइनस 1। ये अब हमने लॉस में ही कोड कर दिया कि हमें इसी के साथ चलना है, ठीक। अब जब हम इसको यहाँ पर मैंने -1 कर दिया तो मैं इधर भी एक माइनस का साइन लगा दूंगी, तो मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया इसको, ये माइनस ज़ीटा ही, तो मैंने इसको उल्टा किया तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो अब जब इसमें थीटा स्टार डालेंगे तो जी ईटा बनेगा, जी ईटा बनेगा तो वो क्या है, हाफ ऑफ, अब थीटा डालेंगे, थीटा स्टार क्या है, आई इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई वाई आई एक्स आई ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय 1 to n ईटा जे वाई जे एक्स जे माइनस, अब वो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, आई इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई, अब हम इसकी क्वांटिटी सब्सटीट्यूट करेंगे वाई आई और एक्स आई ट्रांसपोज, पहले थीटा में सब्सटीट्यूट करूँगी तो होगा जे इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा जे वाई जे एक्स जे, एक बी वाली टर्म होगी माइनस समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई बी वाई आई, और एक टर्म होगी हमारी प्लस समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई। अब जब हम पीछे हमने उसको निकाला तो इसमें एक्चुअली हमारा बी बायस टर्म भी है, तो हम एक बार पीछे जाते हैं, हम यहाँ पर थीटा स्टार तो निकाल लिए लेकिन बी के रिस्पेक्ट में भी हमें डेरिवेटिव लेना था और बी को भी निकालना था, व्हाट इज़ ऑप्टिमम बी। तो ऑप्टिमम बी के लिए फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा एल डैश को डेल्टा बी की टर्म्स में करेंगे। तो जब हम वो करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहली टर्म 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म में सिर्फ बी है, तो हमारे पास आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई वाई आई, और इसको हम 0 कंडीशन पुट करेंगे। तो एक कंडीशन हमारे पास ये भी है जो बिल्ट इन हो गई है, जो कि सेटिस्फाई होनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि b तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो कंडीशन क्या है हमारी, समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n, तो हम लिख सकते हैं बट समेशन ईटा आई वाई आई इक्वल टू 0, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स को देखें तो ये दोनों टर्म्स एक हैं, एक हाफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो जी ईटा क्या आया, ये आ गया हमारे पास आई इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई माइनस प्लस हाफ माइनस हाफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n, जे इज़ इक्वल टू 1 to n ईटा आई ईटा जे वाई जे एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे। अगर आप खुद करेंगे तो बड़े आराम से आपको दिखाई दे जाएगा ये एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास अब एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। अब हमें इसका, और इसको हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डुअल फॉर्मूलेशन में क्या है, डुअल फॉर्मूलेशन में हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, और जिसमें कि हमारा जो ट्रेनिंग फीचर वेक्टर्स हैं वो एक इनर प्रोडक्ट की तरह दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट जितने भी सैम्पल्स हैं सबके इनर प्रोडक्ट आ गए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेशन है।
प्राइमल में तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको थीटा की टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं। डुअल में हम इस टर्म को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमाइज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू ईटा, मैक्सिमाइज़ विद रिस्पेक्ट टू ईटा। और यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा हमारा XI ट्रांसपोज XJ की फॉर्म में आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेशन इसलिए है क्योंकि अब अगर मुझे कर्नल SVM पे जाना है तो मुझे सिर्फ पेयर वाइज हर जो भी मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी अपने डेटा फीचर स्पेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर ये जो इनर प्रोडक्ट है XI ट्रांसपोज XJ, इसकी जगह हमारा हो जाएगा फी XI ट्रांसपोज फी XJ। अब हम इस कर्नल SVM को देखेंगे तो हमारे पास बड़े सारे एडवांटेजेस आएंगे। एक एडवांटेज तो हमें ये दिखा कि जब हमने प्राइमल फॉर्मुलेशन किया तो हमें अब एक हाइपर पैरामीटर भी था जो हमें ऑप्टिमाइज़ करना था। थीटा निकालने थे लेकिन हाइपर पैरामीटर की टर्म को भी ऑप्टिमाइज़ करना था। डुअल फॉर्मुलेशन में कोई हाइपर पैरामीटर नहीं रह गया है, सिर्फ पैरामीटर्स हैं। और अब ये ट्रेनिंग डेटा की टर्म्स में है और इसमें ट्रेनिंग डेटा के भी जो हैं वो हमारे XI ट्रांसपोज XJ, बड़ा सिंपल सा फॉर्मुलेशन है जिसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू ये ईटा जो हमारे पैरामीटर्स हैं। और जो ट्रेनिंग डेटा भी है, जो फीचर वेक्टर भी है, वो एक इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है जो कि हमें कर्नल SVM की तरफ जाने देता है। तो अब हम कर्नल SVM का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं ये डुअल फॉर्मुलेशन हमें किस तरह मदद करती है। तो कर्नल मेथड क्या होता है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो अगर जो हमारा फीचर स्पेस है उसमें शायद लीनियरली सेपरेबल नहीं है, तो हम कई बार कर्नल मेथड्स को एम्प्लॉय करते हैं जिसमें हम फीचर स्पेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अब एक तरीके से कर्नल SVM में हम क्या करेंगे, हम फीचर स्पेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जो मेरा XI वेक्टर है उसको हम ये कह रहे हैं ये फी XI बन गया। तो एक तरीके से हो सकता है मैं अपने डेटा को, मेरा सपोज़ करिए 2 डायमेंशनल में डेटा था, 2 डायमेंशनल में तो वो लीनियरली दोनों क्लास सेपरेबल नहीं थी, मैंने उसे हायर डायमेंशन स्पेस में प्रोजेक्ट किया और अब शायद वो लीनियरली सेपरेबल हो गए एक हाइपर प्लेन से। तो एक प्लेन से 2D से 3D में जाएंगे तो हमारा, हमने देखा था डिसीजन बाउंड्री का जो होता है डायमेंशन वो एक लेस होता है, 1 लेस देन योर फीचर स्पेस डायमेंशन, ठीक है ना। तो अगर मेरा 2 डायमेंशनल स्पेस था, 3 डायमेंशनल में मैंने कर्नल SVM को यूज़ करके हम गए, तो अब हमारा डिसीजन बाउंड्री जो होगी वो लाइन ना होके एक प्लेन हो जाएगी। हो सकता है इस हायर डायमेंशनल स्पेस में हमारा डेटा सेपरेबल हो, लेकिन अब इसका मतलब ये है कि क्या हमें फ़ी पता करना है, क्या हम फ़ी निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ डुअल फॉर्मुलेशन हमें किस तरह मददगार होती है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि इस हायर डायमेंशनल स्पेस में जो डेटा है और जो प्रॉब्लम है हमारी, अब वो लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम डिफ़ाइन करेंगे, वी डिफ़ाइन, अब हम यहाँ पर एक कर्नल डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन कर्नल। और कर्नल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होगा, सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होगा, और ये हमारा सिमेट्रिक होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें हम इसकी नोटेशन हम k कहेंगे और इसकी कोई भी एक एंट्री है KIJ, उसको हम ऐसे लिखेंगे K ऑफ XI XJ। ये 2 ट्रेनिंग डेटा के सैम्पल्स हैं और इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा, ये वैल्यू क्या फिल होगी, XI ट्रांसपोज फी ऑफ XJ। तो आप देख सकते हैं अगर मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, लीनियरली सेपरेबल है, तो मेरा K XI XJ क्या होगा, इफ़ अगर आपका डेटा इज़ लीनियरली सेपरेबल फॉर द 2 क्लासेस, जो हमने 2 क्लास बाइनरी क्लासीफायर बनाया है, अगर लीनियरली सेपरेबल होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे KIJ कुछ नहीं है, वो XI ट्रांसपोज XJ है। और यही हमने देखा
कि हमारी पिछली स्क्रीन में xi ट्रांसपोज xj सब सैम्पल्स के लिए ये हमारा बिल्ड हो रहा है, लेकिन अगर मैंने उसको हायर डिमेंशन स्पेस में प्रोजेक्ट किया तो मैं kij को ये ना लेके हम kij को ये ले लेंगे, जहाँ पर कि फाई हमारा वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि स्पेस में ले जा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि सपोज़ करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फाई जो है हमारा वो इस तरह का है। x1 x2 जो मेरे दो फीचर वेक्टर थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर √2 ऑफ x1 x2। सपोज़ करें कि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि फाई किस तरह है कि वो R2 से मेरे डेटा को R3 स्पेस में प्रोजेक्ट कर रहा है। तो अब हम कंप्यूट करते हैं। जब हम कंप्यूट करेंगे फाई ऑफ xi ट्रांसपोज फाई ऑफ xj, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये अब हमारा होगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और √2 ऑफ हमने लिया x1 x2, ये ith सैम्पल के लिए, ठीक है। jth सैम्पल के लिए मैं उसको मान लेती हूँ कि jth सैम्पल के लिए वो है मेरा z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर √2 ऑफ z1 z2। अब इसको कंप्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर z2 स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 इज 2, तो हमारे पास आ गया 2 x1 x2 z1 z2। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, x1 z1 प्लस x2 z2 इनका होल स्क्वायर है। और वो क्या है, तो हमारा है x ट्रांसपोज z, और वो हमने क्या लिया उसे एक तरीके से xi ट्रांसपोज zi है, y xj है, ठीक। तो इवेंचुअली वो हमारा कुछ इस तरीके का एक फंक्शन, ये हमारा बन गया कुछ इस तरीके का फंक्शन बन गया, ठीक। तो ये हमारा कुछ फंक्शन बन गया। तो ये फी ट्रांसपोज xi xj हमारा कुछ इस तरीके का फंक्शन हमारा बन गया। तो अब अगर हमारा डुअल फॉर्मूलेशन है तो हम फी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम एक के मैट्रिक्स इस तरह का डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसकी की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर और के का साइज़ क्या होगा, अगर मेरे पास n ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं तो दिस इज़ अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, जिसकी हर एंट्री जो है वो दो ट्रेनिंग सैम्पल्स के बीच में उनका इनर प्रोडक्ट लेती है। तो हमें फ़ी निकालने की ज़रूरत नहीं है, फ़ी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर हमारा पॉलिनोमियल एसवीएम है तो हम उस तरीके का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। अगर हमारा रेडियल बेसिस फंक्शन है तो हम गॉसियन फंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो हम इस तरीके से के एक मैट्रिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे और हम डायरेक्टली ये वैल्यूज़ कंप्यूट करेंगे और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे हमारा सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे कि अगर मेरा पॉलिनोमियल एसवीएम है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे के एक्स जेड दो सैम्पल्स के बीच में क्या है 1 प्लस एक्स ट्रांसपोज जेड की पावर डी क्या है फॉर डी ग्रेटर देन 0। तो डी क्या है हमारी, कंटेन्स ऑल पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री डी। तो वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल एसवीएम है तो हम इस तरह का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या हम गॉसियन कर्नल यूज़ कर सकते हैं, गॉसियन कर्नल एसवीएम जो कि रेडियल बेसिस फंक्शन भी आप कहते हैं, ठीक है। तो आरबीएफ रेडियल बेसिस फंक्शंस, ठीक। तो इसमें हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, अब हम दोबारा के को डिफ़ाइन करेंगे। अब हम के को डिफ़ाइन करेंगे, हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर देते हैं कि के की कोई भी वैल्यू एक्स और वाई के बीच में कोई भी एंट्री जो है वो इस तरीके से है, राइट, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 सिग्मा स्क्वायर।
वेयर सिग्मा इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा RBF SVM आ जाएगा। लेकिन डुअल फॉर्मुलेशन में बेनिफिट ये है कि हमें सिंपली ये वैल्यूज़ उस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करनी है और ईटाइज़ के लिए, ईटा जेज़ के लिए, ईटाज़ के लिए हमें उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 और हमारा एक सॉफ्ट मार्जिन कर्नल SVM तैयार हो जाएगा। थैंक यू।